रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस भाई आज का हमारा टॉपिक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें वाटर के बारे में हमने इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको लास्ट टाइम कवर किया था और इसके साथ साथ हमने देखा था कि बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है इट शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। तो अब नेचुरली तो ये मेंटेन हो रहा है, बॉडी जो है वो इनटेक भी ले रही है और आउटपुट की फॉर्म में एक्सक्रीट भी कर रही है, ठीक है। चाहे वो फूड से इनटेक हो रहा है, चाहे वो ड्रिंक्स की फॉर्म में इनटेक हो रहा है, चाहे वो इन बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है तो वहां से वाटर रिलीज होता है। ये हमारे लिए सोर्सेज ऑफ इनटेक हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम वाटर का एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें मेन एक्सक्रीटरी रूट जो है वो किडनीज आ जाते हैं। इसके बाद कुछ हद तक जो है वो पानी स्वेटिंग के थ्रू बॉडी में से रिमूव हो रहा है। इसके अलावा हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन जो है ये भी एक सोर्स हो जाता है। इसके थ्रू भी तकरीबन हाफ लीटर वाटर इन 24 आवर्स ये बॉडी से इसको एक्सपेल किया जाता है। अब जो बॉडी से वाटर रिमूव किया जाता है उसका एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये इस सेंस में है ये वाटर जो है ये अपने साथ वेस्ट मटेरियल्स भी बॉडी से एक्सक्लूड करता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप किसी उस पेशेंट से पूछें जो बंदा डायलिसिस के ऊपर हो, कि डायलिसिस वाले को वीकली या ट्वाइस इन अ वीक जो है वो डायलिसिस मशीन पे जाना पड़ता है और आर्टिफिशियल किडनी वाला काम जो है उस डायलिसिस मशीन से लिया जाता है और उसके ब्लड में जो टॉक्सिन्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं उनको वहां से रिमूव किया जाता है। तो नेचुरली बॉडी में से वाटर का एक्सक्रीट करना ये अच्छा इंडिकेटर है कि इसके थ्रू बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन जो इनपुट है और आउटपुट है इसको मेंटेन रहना चाहिए। अब बॉडी इसको मेंटेन कैसे करती है इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम दो तीन डेफिनेशंस पे फोकस कर लेते हैं जो इस टॉपिक का हिस्सा है। एक इसमें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आएगी, मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जी डिफ्यूजन में मूवमेंट कह लें कि सल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व्स हैं वो एक से दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं और उसमें प्रिंसिपल क्या है कि कंसंट्रेशन जो है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये एक नॉर्मल कह लें कि फिनोमेना है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सल्यूट की जो मूवमेंट है उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं। इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक शर्त ये भी है कि दो जो सॉल्यूशंस हैं उनके दरमियान में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन के जो कुछ पार्टिकल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज और साइज उसमें से अलाउ कर दे कि वो गुजर सकें। अब इसमें क्या होता है कि पैसेज ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें फिनोमेना क्या आ गया कि उल्ट काम हो रहा है। यहाँ पे हम हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ नहीं जा रहे बल्कि लोअर से हमने हायर की तरफ जाना है। या आप ऐसे ही कह लें कि जब आपने ग्राउंड पानी जो ग्राउंड लेवल पे वाटर है उसको पंप करना हो किसी फर्स्ट स्टोरी पे या सेकंड स्टोरी पे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस काम के लिए। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कब तक जारी रहता है? अनटिल बोथ सॉल्यूशंस आर ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो बॉडी के अंदर ये वर्ड यूज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बेसिकली दिस इज द प्रेशर विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। यानी आपने बात की थी ना कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं। इसमें हमने सलाइवा की भी एग्जांपल दी थी, हमने ये भी कहा था कि पिंक्रियाज की सिक्रीशंस भी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस भी हैं, लिवर भी अपनी सिक्रीशन जो है वो पोर कर रहा है। इसके अलावा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। लिम्फेटिक फ्लूइड जो है उसकी अपनी एक कंसंट्रेशन है। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसमें आप देखें तो उसकी एक अपनी कंसंट्रेशन है। तो वाटर जो है वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने कहा था कि ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है ना वो एक डायनामिक स्टेट में रहता है।
ठीक है। अब ये डायनामिक स्टेट में इसको रखने के लिए जो चीज जरूरी है ना, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी ये वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को होने से रोकेगा। अदरवाइज बॉडी में क्या होना था कि वो सॉल्यूशन जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है उसकी मूवमेंट हो जानी थी टुवर्ड्स those solutions which are lower in concentration, ठीक है, या सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना ये इन चीजों को रोकता है। दिस प्रेशर प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस इनटू अ गिवन सॉल्यूशन when the solution is separated from the pure solvent by a semi permeable membrane। और इंटेस्टाइन है, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सब की जो वाल्स हैं ना ये कह लें कि मेम्ब्रेन का काम कर रही हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जो नेचुरली होने वाली बात थी कि ऑस्मोसिस हो सकती थी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स कह लें आप, बेसिकली उनकी मूवमेंट हो सकती थी। तो इसको अब कौन रोक रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिस्टम एक अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ये वर्ड जो है ना, अब इसको अपने ज़हन में रखना है, मजीद अपने आप को इसके बारे में, इन कंसेप्ट्स के बारे में क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड आएगा जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा गया। डायोरेटिक जो है ये हार्मोन ऐसा होता है जो वाटर रिलीज करने में हेल्प करता है, और बेसिकली ये यूरिनेशन के साथ एसोसिएटेड है। जब किसी इंडिविजुअल को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो या कोई फर्ज किया उसका फीवर हाई लेवल पे चला गया है, तो उसमें से वाटर की मूवमेंट जो है उसकी उसको आउटपुट को ज्यादा करने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि डायोरेटिक हार्मोन्स कहलाती हैं। तो ये नेचुरली बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये काम क्या कर रहा है? ये बेसिकली एक्सेसिव यूरिनेशन को रोकता है। एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इसको ये रोकने में हेल्प करता है। अदरवाइज क्या होता, हमने बात की थी कि हमारी बॉडी का तकरीबन 70% जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। अब ये वाटर जो है ये किडनीज के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है, जैसे नॉर्मली जो है वो यूरिनेशन के थ्रू हम एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेसिव साइड पे चला जाए, जैसे बाज दफा डायरिया होता है, तो डायरिया में वाटर लॉसेस हो जाते हैं। उसमें यूरिनेशन के साथ इतना नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, और उसके थ्रू जो है वो गट के थ्रू जो है वाटर के लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बंदा फटीग फील करता है, और उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गई है। इसमें हम आगे जाके बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि हमारी बॉडी में एंटी डायरेटिक एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और ये करता है क्या है? ये सप्रेस करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को। एल्डोस्टेरोन भाई एक और हार्मोन की बात हो रही है। ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं, और मकसद इसका क्या होता है? बॉडी के अंदर सोडियम पोटाशियम की जो रेशियो है उसको मेंटेन करना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब यूरिनेशन हम करते हैं तो उसके थ्रू साल्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर सोडियम पोटाशियम का एक खास लेवल मेंटेन रहना जरूरी है फ्लूइड्स को उनकी डायनामिक स्टेट में रखने के लिए। तो अगर एक्सेसिव लॉसेस हो जाएंगे तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर मिनरल्स का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बैलेंस को जो है ना वो मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस भाई एक वर्ड यूज करेंगे, हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है वो अपने सिस्टम्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कोई भी एडवर्स चेंज आती है आउटसाइड से तो उसको वो रेजिस्ट करती है, और दोबारा उसको बॉडी को नॉर्मल फेज पे लाने की कोशिश करती है। तो आज हमने दो हार्मोन्स का भी तक आपके साथ जिक्र किया है। दोनों का बेसिकली मकसद जो है वो वाटर को बॉडी के अंदर रेगुलेट करना है, और इसके साथ साथ हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो बॉडी में से वाटर लॉसेस की जब बात करें तो इसमें दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं, दो तीन मैकेनिज्म जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज वाटर लॉसेस ग्रेटर देन गेन्स। यानी आप सिनेरियो एक देखें, इसमें सिचुएशन क्या है कि बॉडी में से वाटर का लॉस हो जाता है। अब ये किस वजह से हो सकता है? इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है उसको इंजरी होती है और उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस कर जाता है। तो जब ब्लड लॉस करता है तो ब्लड के साथ साथ पानी का लेवल भी बॉडी में से कम होगा। बाज दफा आप सुनते हैं ना कि एक्सीडेंट हुआ है, फैटल हो गया एक्सीडेंट,
जिसमें इंजरी इतनी शदीद थी कि इंडिविजुअल का जो ब्लड है वो लॉस कर गया। जी ब्लड ज्यादा बह गया उसका, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब लेट्स के अगर कंडीशन ऐसी है कि जिसमें से बॉडी में से, चाहे वो डायरिया की वजह से है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से है, ब्लड के लॉसेस हो जाते हैं और अल्टीमेटली बॉडी फ्लूइड्स हैं वो फिर क्या करेंगे, कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जब उनमें से पानी कम होगा दे विल कंसंट्रेट, अल्टीमेटली डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा है वो ब्लड की बात हो रही है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा और अल्टीमेटली देयर विल बी राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो राइज करेगा। अब इसके राइज करने से आगे क्या होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ हम गौर करते हैं। इसी तरह दूसरा सिस्टम क्या है कि बॉडी में हमने बात की थी कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर वाटर जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है पर डे के हिसाब से। लेकिन पानी अगर withdraw of water from cells in mouth and throat, especially salivary glands cause dryness of mouth। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप इस तरह कर लें कि गर्मियों का सीजन है और आप धूप में चलते जा रहे हैं, आपने कुछ फासला तय किया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्वेटिंग के थ्रू भी वाटर लॉसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू भी वाटर लॉसेस हो रहे हैं। तो कुछ देर बाद यू विल फील थ्रस्ट, और थ्रस्ट हम फील करने से पहले देखें तो एक कंडीशन होती है कि आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना उनमें से पानी जो विदड्रॉ कर लिया जाता है। अब ये थ्रस्ट के रिस्पॉन्स में वी वेंट फॉर सर्च इन वाटर। ठीक है, आपने कौवे की भी कहानी सुनी हुई है, इंसान की भी अगर बात कर लें, तो जब थ्रस्ट वाली कंडीशन आएगी तो टू क्विंच द थ्रस्ट वी विल मूव फॉर द वाटर। फिर हम पानी ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से पानी मिल जाए ताकि हम उस पानी को पी सकें। जब ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तो ये थ्रस्ट वाला हो गया ना, इसके थ्रू आपका वाटर लेवल जो वो फिर आप रिटेन कर लेते हैं, आप पानी पीते हैं और आप फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया था वाटर लॉसेस की वजह से, दिस स्टिम्युलेट्स द किडनीज टू रिटेन वाटर थ्रू टू हार्मोनल मैकेनिज्म्स। अब मैसेज क्या जाता है, जब ब्लड गाढ़ा हो गया, फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो किडनीज को ये मैसेज आएगा कि बंदा कहीं फंस गया भाई, इसको पानी नहीं मिल रहा कहीं से, या खुदा न खास्ता इसके लॉसेस ऐसे हैं कि जो इसके कंट्रोल में नहीं है। तो अल्टीमेटली दो हार्मोन्स जो है ना वहां पे अपना एक्शन शो करेंगे। एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी हमने बात की है कि ये यूरिनेशन को सप्रेस कर देगा, यानी बॉडी कोशिश करेगी कि जितना हो सकता है ना वो पानी को रिटेन करे, यूरिन की फॉर्म में इसको ब्लैडर की तरफ ना भेजे, इसको फिर एक्सपेल करना पड़े, बल्कि मैक्सिमम को रिटेन करके दोबारा सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, ताकि जो सोल्यूट की वो कंसंट्रेशन बढ़ी है ना, सोल्यूशन कंसंट्रेट हो गए हैं, जो फ्लूइड्स हैं वो कंसंट्रेट हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन को किसी तरीके से लोअर लेवल पे लाया जाए। और दूसरा जो है जिसको हमने बात की है एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन जो है ये भी वाटर की जो कह लें कि नॉर्मल तरीके में क्या हो सकता है कि नेफ्रॉन्स जो है वहां पे आप बात कर लें कि कुछ पोर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होंगे जो वाटर को एक्सपेल करने में हेल्प आउट करते हैं, एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर उनको किसी तरीके से क्लोज कर दिया जाए एक मैकेनिज्म के थ्रू, तो अल्टीमेटली वाटर की रिटेंशन जो है वो फिर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने दो चीजों पे फोकस किया अभी तक। नंबर एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे, उसके बढ़ने की वजह से किडनीज को ये मैसेज जाता है कि आपने मैक्सिमम वाटर को रिटेन करना है। और दूसरी हमने बात की है कि हमें जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वहां पे चूंकि सिक्रीशन कम हो जाएगी जो सलाइवा की, और माउथ जो है वो ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, ये ड्राइनेस भी ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और फिर हम एक जो मैकेनिज्म है जिसको थ्रस्ट बोलते हैं उसको फील करते हैं, और थ्रस्ट के रिस्पॉन्स में वी मूव फॉर सर्च ऑफ वाटर, और फिर पानी जो है ना उसको हम सर्च करके इसको थ्रस्ट को क्विंच करते हैं। अब दो सिनेरियोज हैं भाई, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वाटर जो है वो डेफिसिट हो जाए बॉडी में,
और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस लेक्चर के बाद इतना पानी पीना शुरू कर देते हैं कि आप समझते हैं कि भाई मेरी बॉडी जो है ना वो हर वक्त हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। उसके क्या नुकसान आते हैं या उसके क्या फायदे हैं, इस चीज को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि वाटर डेफिशिएंसी जो है ना इसके पीछे रीजंस क्या हैं, पानी की कमी होने की वजूहात क्या हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम गौर करें तो एक तो आ जाता है किडनी का माल फंक्शन, यानी किडनी जो इतना एफिशिएंट यूनिट बनाया गया था बॉडी के अंदर कि 180 लीटर तक वाटर जो है ना उसको वो रिसाइकल करता है, फिल्टर करता है और बॉडी में रिटर्न करता है, इतनी इसकी एबिलिटी थी। तो उसमें अगर आप समझ लें कि 10% भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, 20% डेफिशिएंसी हो जाए, तो अल्टीमेटली इससे भी पानी के लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस बंदे को भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, बाज दफा हम कहते हैं जी एक बंदा जो डायबिटिक है ना तो उसको भी यूरिनेशन ज्यादा आता है, वो भी बार बार वॉशरूम जाता है। ठीक है, तो अगर वो पानी को रिप्लेस ना करे, रिप्लेनिश ना करे, दोबारा इनटेक ना करे, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान होने के चांसेस है। ठीक है, तो माल फंक्शन होना, चाहे ये किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, चाहे ये किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है ब्लड लॉसेस। ब्लड लॉस की अगेन बात है, इसमें ज्यादातर इंजरी के चांसेस हैं कि किसी बंदे को एक्सीडेंट हुआ और वहां पे उसका ब्लड जो है वो लॉस कर गया, तो इससे भी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि जो ब्लड है ये तकरीबन 7% आपने बात की थी कि ये बॉडी के फ्लूइड्स में इसका रोल है। ठीक है, और पानी जो है इसका मेन कंपोनेंट है। वॉमिटिंग, ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में बाज दफा नौजिया और वॉमिटिंग, ये दो टर्म्स यूज होती हैं। नौजिया हम किसको कहते हैं कि जिसमें इंक्लाइंड फॉर वॉमिटिंग, वॉमिट तो नहीं आती, वॉमिट में क्या होता है मिड से स्टफ जो है उसको जैकुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लक्स सेक्शन होता है कि मिडे में जो खाया पिया होता है वो भी एक्सपेल कर दिया जाता है माउथ के रास्ते। और नौजिया जो है उसमें क्या होता है कि उसमें सिंपल पानी जो है वो एक्सपेल होगा, वॉमिट नहीं आएगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वॉमिट आ रही है। इसके अलावा डायरिया एक कंडीशन है भाई, डायरिया जो है वो इसमें हमें पता है कि लूज वाटरी स्टूल जो है वो किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली कुछ 4-5 स्टूल पास करने के बाद इंडिविजुअल जो है ना वो फील करता है कि उसमें उसकी बॉडी में से पानी जो है वो निकल रहा है। पानी आप ज़हन में रखें, एक बाज़ दफ़ा आप गौर करें कि हम कोई ना कोई भाई किसी ना किसी लाइफ स्टेज पे आप इस प्रोसेस में से गुजरे होंगे। तो डायरिया में आप इस सेंस में नहीं कह सकते कि मैंने 1 ग्लास पानी पिया था तो 1 ग्लास ही बॉडी में से पानी जो है एक्सपेल हो गया। आपकी बॉडी में से पानी एक्सपेल हो रहा होता है, आप इनटेक नहीं कर रहे होते उतना। इनटेक की निस्बत लॉसेस जो है ना वो आपके बढ़ चुके होते हैं। ओआरएस आप लेते हैं भी, ठीक है, ताकि साल्ट का लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। और बच्चों में तो ये डायरिया बड़ी फैटल डिजीज है। पाकिस्तान में कह लें कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डायरिया जो है ये मेजर किलर हैं बच्चों की डेथ के। ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो अंडर 5 हैं उनकी डेथ जो है वो डायरिया की वजह से हो जाती है। ठीक है, और इसकी मेन रीजन क्या होती है, दे कांट आस्क फॉर द वाटर। बेबी बाद दफा इतने छोटे होते हैं कि अभी उनको पानी कहना भी नहीं आया होता। ठीक है, तो जब पता चलता है तो उस वक्त तक डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, और फिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कोई टाइमली मिल जाए तो बाज दफा बचत हो जाती है। और बड़ों में क्या है, बड़ों में थोड़ी सी सेंस होती है, सेंस की वजह से उनकी बचत होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा ड्रिप्स लगाई जाती हैं, इंट्रावेनस सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, सेलाइन, अल्टीमेटली उसे भी ग्लूकोज और सेलाइन जो है इनको यूज किया जाता है, जिनसे वाटर लेवल को और सॉल्ट के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है, अनटिल अनलेस द नॉर्मल जो रूट है ड्रिंकिंग का वो रिस्टोर हो जाए। तो इनएडिक्वेट डायरिया हो गया भाई। और इसके अलावा एक और रीजन होती है कि बाज़ दफ़ा पानी नहीं मिलता, इसको भी हम डेफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है? जैसे आपको एक 1 लीटर की बॉटल आपके पास हो और आपको कहा जाए कि आपने 3 दिन इसी में गुजारा करना है, तो ये अनअवेलेबिलिटी वाली साइड पे आ जाएगी, और अल्टीमेटली इट विल आल्सो रिजल्ट्स इन वाटर डेफिशिएंसी। ये पॉइंट्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको जहन में होना चाहिए कि किन चीजों की वजह से बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। बेबीज कैन नॉट टास्क, ये मैंने आपको रीजन पहले बता दिए कि सो दे हैव मोर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। इन केस ऑफ अडल्ट्स
loss of 2 liter is harmless may contribute confusion in elderly. अब अडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बच्चे की तो हमने बात की है ना कि वहां पे नुकसान जो वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन बड़ों में क्या है कि अगर तो 2 लीटर तक पानी जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि 2-3 बार वो बंदा उसने लूज मोशन किए या कोई इंजरी की वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होती है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बहकी बहकी बातें करना, यानी आप पूछें आपका नाम क्या है और वो मोहल्ला बताना शुरू कर दे, ठीक है, इस तरह की बात। और ये अमूमन हमने देखा भी होता है अपनी फैमिलीज के अंदर कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके घर का जो कमाने वाला मेंबर है, यानी आपके वालिदैन में से वालिद साहब हैं फॉर एग्जांपल, वो बाहर से आते हैं या दादा आपका जो है वो बाहर से आते हैं, और आप इतना बजाय इसके कि उनको पहले पानी शानी पिलाएं, आप ना बातें पूछने शुरू कर देते हैं। या कोई गेस्ट आए हैं और आप इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि आप गेस्ट से ना बातें ही करनी शुरू कर दी हैं, और बाज़ दफ़ा हम कह भी देते हैं लो मैं तो पानी भूल गया भाई, पानी पूछना ही भूल गया, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर वो गर्मियों का सीज़न है और वो कुछ 1 आध किलोमीटर उन्होंने वॉक भी की है और उसके बाद वो आप तक पहुँचे हैं, तो उस वाली कंडीशन में बाज़ दफ़ा आपके क्वेश्चन्स का उनको पता नहीं चल रहा होता और उनके आंसर्स जो है ना वो आपके साथ मैच नहीं कर रहे होते। तो हम कहते हैं कि दिस कंडीशन इज़ नोन एज़ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो एटलीस्ट ये एक मिनिमम जो है ना वो आप कह सकते हैं सिचुएशन होने के चांसेस हैं जब बॉडी में से पानी जो है वो कम होगा। अब ये अगर डबल हो जाए लॉस इसका, मीन्स के 4 लीटर से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर बॉडी क्या करेगी, वो सेल्स में से पानी निकालना शुरू कर देगी, और जब वाटर सेल्स में से निकलना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेल्स विल कोलैप्स और वीकनेस फील होगी। हम बाज़ दफा कहते हैं मेरा मसल जो है ना वो ट्विस्ट कर गया है, ठीक है। तो इसमें रीजन क्या होती है कि मसल्स डिहाइड्रेशन को फील करते हैं बिकॉज दे आर मोर देन 75% वाटर। तो जब उनमें से पानी कुछ कम होता है, ठीक है, और स्पोर्ट्स में आपने देखा है ना कि स्पोर्ट्समैन जो है वो पानी जरूर पीते रहते हैं, 1 या 2 ओवर करवाया और उसके बाद फिर पानी पीते आपको वो नजर आएंगे ग्राउंड में। तो खाना खाना इतना मैटर नहीं कर रहा होता जितना वाटर इनटेक जो है उसको रेस्टोर करना मैटर करता है। इसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल 8 लीटर या इससे ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत कम चांस रहता है फिर किसी के सरवाइव करने का। और ये कंडीशन कब होती है कि खुदा न खास्ता किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 6-7 लीटर जो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड सा वो मूव कर गया, ब्लड निकल गया सारा उसका, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इतना उसका वाटर लॉस जो है वो हो जाएगा और वो फिर बंदा कोलैप्स कर जाएगा। नॉर्मली डिजायर टू ड्रिंक प्रिवेंट डिहाइड्रेशन व्हेन द वाटर इज फ्रीली अवेलेबल। तो नॉर्मली जो है ना वो बॉडी अपने आप को कैसे मेंटेन करती है कि हमारे अंदर जो एक नेचुरल डिजायर पाई जाती है ना, उस डिजायर की वजह से हम पानी जो है वो पीते रहते हैं। और ये कंडीशन कहाँ होती है, जहाँ पानी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पानी भी अवेलेबल होता है लेकिन हम अपनी बॉडी को पानी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। वाटर इनटेक पे मैं आगे बात करूंगा कि कितना पीना चाहिए और आपकी क्या कंडीशन है। अगर आप ठीक फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो उसको कोशिश करनी चाहिए इसमें से कुछ मॉरल लेसन हासिल करने का। अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि जिसमें वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेसिव साइड पे चला गया, तो दिस वाटर इज एलिमिनेटेड बाय द किडनीज एज यूरिन। तो पहला काम क्या होगा कि बॉडी इसको कैसे हैंडल करेगी कि फॉरन यूरिन की फॉर्म में जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है। यानी ब्रेन को मैसेज आएगा कि देयर इज नो नीड ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका मतलब क्या था कि बॉडी को कंजर्वेशन मोड पे शिफ्ट कर देना, ज्यादा से ज्यादा पानी को रिटेन करना, ठीक है। और दूसरा हमने एल्डोस्टेरोन की बात की थी, तो वहां पे मैकेनिज्म्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि जिनके थ्रू वाटर लॉसेस जो हैं वो ज्यादा कर दिए जाते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज हार्मलेस रादर बेनिफिशियल। और क्या फायदा है इसका, बेनिफिशियल का मतलब क्या है, सम किडनी स्टोन्स लेस लाइकली टू फॉर्म इफ यूरिन केप्ट dilute बाय ड्रिंकिंग एनफ वाटर। तो पानी अगर हम ज्यादा पीते रहेंगे तो यूरिन जो है वो डिल्यूटेड फॉर्म में रहेगा। आपके यूरिन का कलर जो है ना वो बता रहा होता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस क्या है। नॉर्मली जब आप पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन का कलर जो है वो लेस पेल होगा,
लेस कंसंट्रेटेड होगा, और जब पानी हम बहुत कम पिएंगे तो फिर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में और पेल या येलोइश फॉर्म में जो है वो इंडिकेट होगा। एक और टर्म यहाँ पे भाई आपने याद रखनी है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? बेसिकली पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जब हम ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं और उस पानी के अंदर सोडियम, पोटाशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम बोलते हैं, इनका लेवल अगर प्रॉपर नहीं है तो पानी तो बॉडी में जा रहा है लेकिन सॉल्ट्स जो है वो बॉडी के अंदर उस लेवल से नहीं जा रहे, उस प्रोपोर्शन से नहीं जा रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब हरगिज नहीं है कि इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बिल्कुल आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? ये एक और मैकेनिज्म है कि व्हेन water in content of the body increases without proportional increase in the electrolyte, and ultimately it will results in nausea, जिसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, headache, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है? यानी बंदा जो है ना उसके चलने फिरने में उसकी चाल जो है ना वो बड़ी अजीब सी लग रही होगी, जो बाजुओं की मूवमेंट है, जो टांगों की मूवमेंट है, जो बॉडी का स्ट्रेचर है, उसमें जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। तो इसको हम कहते हैं इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड मस्कुलर क्रैम्प्स, जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया है। स्पोर्ट्समैन को अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं रखते। वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है इसके कुछ और नाम भी हैं, इनको भी ज़हन में रखिएगा। इसको वाटर पॉइजनिंग भी बोलते हैं, इसको हाइपर हाइड्रेशन भी बोलते हैं। हाइपर किसको कहते हैं? हाई को, ज्यादा पानी पी लेना। ओवर हाइड्रेशन ये भी उसी को शो कर रहा है। एंड वाटर टॉक्सीमिया, वाटर टॉक्सीमिया भी अगर आपके साथ कोई टर्म शो करे, आपसे पूछे, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन सब का मतलब वही है कि प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स का, लेकिन पानी जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दिस इज पोटेंशियली फैटर disturbance in brain functions that results when the normal balance of electrolytes in the body is pushed outside safe limits by excessive water intake. तो वाटर इंटॉक्सिकेशन का मेन असर कहाँ पे हो रहा है? जाके ब्रेन के ऊपर, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, ठीक है, या लैक ऑफ इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स का हो जाना, ये इसके सिम्टम्स में आएगा। हेडेक होना भी, ठीक है, आपको खुदा न खासा बाज दफा हेडेक हो रही हो तो सिंपल पानी पीने से भी दूर हो जाती है। ये जरूर देखना चाहिए कि यार मैंने पानी, ये तो नहीं हुआ कि मैंने पानी का इनटेक कहीं कम किया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और बाज दफा शुगर लेवल कम हुआ होता है, यानी ब्रेन जो है ना उसको चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ग्लूकोज की फॉर्म में। तो अगर वो ग्लूकोज या कुछ अर्सा मीठा जो है वो आपने नहीं लिया तो अल्टीमेटली फिर हेडेक का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मीठा, या आप सुनते होते हैं ना ग्लैक्सोज डी डाल के पिए, रिफान वाले बनाते हैं भाई इसको एनर्जाइल की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, तो कहते हैं जी ग्लूकोज डिजोल्व करके पिए, या बाज हम ड्रिप लगवाते हैं जी, ग्लूकोज की ड्रिप लगवाइए। तो इन सब का मकसद क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को पहले जो है वो फिट करना, उसका एनर्जी सोर्स जो है उसको रेस्टोर करना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे फिर ऑप्शन आना चाहिए वो जो आप सुनते हैं जी 2 गोली डिस्प्रिन या कॉन्स्टान या पेनाडोल या जितने भी पेन किलर्स हैं या थिनर्स हैं, इनको फिर एज अ लास्ट चांस यूज करना चाहिए। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली हैबिट बन चुकी है कि हम सबसे पहले जो है ना वो गोलियां खाते हैं। एस्प्रिन के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, ठीक है। कभी आप इसको सर्च करके देखें कि एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो है इसके बॉडी के अंदर क्या क्या नुकसान आते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन के यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं और कुछ सीवियर्स हैं, ठीक है। माइल्ड में से लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसका भी आपसे जिक्र किया था, लिथार्जी, लिथार्जी किसको कहते हैं? वीकनेस को। नॉजिया, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, डायलेटेड प्यूपल्स, आंखों की पुतलियां जो है ना वो आप सुनते हैं अभी, डायलेट हो जाना, डिल्यूट हो जाना, ग्लेज्ड आईज, पेल गम्स, एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। सलाइवा जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी साइड पे हम देखें तो ब्रेथिंग में डिफिकल्टीज आना, कोलैप्स कर जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना भी, सीजर्स, दौरे पड़ते हैं जैसे भी, कोमे में चले जाना,
कॉन्शियसनेस में चले जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना और डेथ, ये भी पॉसिबल है जब वाटर का बैलेंस जो है वो बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो सीवियर फॉर्म में डिस्टर्ब हो जाए। अब पानी कितना रिकमेंड किया जाता है पीने के लिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें 0.9 टू 1 लीटर रिकमेंडेशन कई तरीके से लोगों ने बताई हुई है। तो एक तरीका ये है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जिसमें बच्चों के लिए स्पेशली लिखा गया है कि वो तकरीबन 1 लीटर के करीब उनको पानी पीना चाहिए। कितनी एज तक? 3 इयर्स तक। 6 माह तक तो बिल्कुल पानी नहीं देना, मदर फीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मिल्क शुड बी द चीफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द वाटर। और 4 से 8 साल के बच्चे जो उनके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लासेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक ग्लास है अराउंड अबाउट 240 टू 50 ml के हिसाब से आप इसकी बात करेंगे, 1 लीटर में 4 ग्लासेस जो है ना वो होंगे। 9 टू 13 इयर्स इसमें 1.5 लीटर, और अगर मेल है तो उसमें 1.7 लीटर। और इसकी लॉजिक को पूछे कि रीजन क्या है, तो मेंस हैव मोर मस्कुलर मास, उनमें मसल्स ज्यादा होते हैं और मसल्स के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। देखें फैट में वो 20% 25% था, मसल्स में वो 75% था। तो जब उन जो कंपोजिशन के अंदर वाटर लेवल जो है वो ज्यादा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। सेम इज द केस विद अडल्ट मेल एंड फीमेल। मेल में देखें ऑलमोस्ट 2 लीटर्स की बात की गई है और ये तकरीबन 10 से 12 ग्लास, और इसी तरह फीमेल में ऑलमोस्ट 1.6 लीटर की बात की गई है। 8 से 9 ग्लास जो है वो जरूर पानी पीना चाहिए। एक फार्मूला मुझे मिला है भाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली फिट करके देखिएगा। फार्मूला क्या है कि बॉडी के अंदर आपका वेट कितना है और इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, और इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको आपने डिवाइड करना है 8 से। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे कि आपको कितना पानी जो है ना वो पीना चाहिए।